हेलो दोस्तों। मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारत भूगोल चल रहा था। पिछली वीडियो में हमने बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ा था। वीडियो में हमने प्रश्न पूछे थे, आप उसका उत्तर नहीं बताए क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। ये आपकी कमी है, या फिर आप जो समझे कि आप बिजी हैं, या फिर जो समझे कि वीडियो में कुछ खास नहीं है। खास इसलिए नहीं लगता होगा क्योंकि आपको वो चीज़ें पहली बार हो सकता है आपको पता चल रही हो, या हो सकता है आप उसको पहली बार सुने हो, इसलिए आपको खास नहीं लगता होगा। उसमें वो चीज़ें मिलती जो आपको बहुत ज़्यादा फीस पे करने के बाद भी नहीं मिलता होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ये गलती ना करें कि आपसे जो पूछा जाए उसको आप ना बताएं। ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो फ्री में आपको इतनी जानकारी दी जा रही। और पिछले पेपर्स जो हुए जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस में, इसके परफॉर्मेंस भी आप देखें। बीईओ एग्ज़ाम हुआ, आरओ का भी एग्ज़ाम हुआ है, तो इनमें आप परफॉर्मेंस आप देख चुके हैं और नोट्स वही हैं। बस उनको जो बना रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, उनमें क्या है, उनको हम थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स मिल सके। ठीक है, तो आज का वीडियो है भारतीय कृषि से संबंधित है। एक प्रश्न है, बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर है, ये बताना है, और साथ में ये भी बताना है ये किन राज्यों के बीच में विवाद है। ठीक है विवादित बांध परियोजना है ये। तो किन राज्यों के बीच में है बबली प्रोजेक्ट, और किस नदी पर है, ये बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो भारतीय कृषि से संबंधित। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को लाइक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो गलतियां करते आए वो गलतियां ना करें दोबारा। उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे उस चीज़ को और लग जाएंगे अच्छे से। ठीक है, अभी तक बहुत सारी गलतियां हुई हैं, तो गलतियों को सुधारे जो, वो अच्छा होता है, ना कि वो जो बार बार गलती करके भी गलती करता है। ठीक है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार गलती करके आदमी को सीखना चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो है भारतीय कृषि। सबसे पहले आएगा भारतीय कृषि का महत्व क्या है। भाई, भारतीय कृषि, भारत में कृषि का महत्व क्या है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि लोगों को खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करती है कृषि। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि भारत में तो निर्यात की आय में बहुत बड़ा योगदान है इसका। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे भारतीय कृषि का महत्व, तो भारतीय कृषि कैसी है। पहली बात तो श्रम प्रधान है। ठीक है, श्रम प्रधान ही है ना, पहली चीज हो गई। तो महत्व इसका ये है कि भारतीयों का मुख्य व्यवसाय है ये। ठीक है, कितना, लगभग 55% लोग खेती करते हैं आज भी। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार दिया होगा 55% ही ये दिया, 55 ये। ठीक है, तो 55% लोग कृषि करते हैं, तो भारतीयों का मुख्य व्यवसाय है। दूसरी चीज, अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं इसको, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं। ठीक है, कच्चा माल भी उपलब्ध कराता ना उद्योग धंधों को। जनसंख्या का 2/3 भाग क्या करता है, जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत की जनसंख्या का 2/3 भाग जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। निर्यात की आय में बहुत बड़ा योगदान है कृषि का ही। इसके अलावा खाद्य पदार्थ की उपलब्धता, साथ में कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल जैसे जूट, कपास, चीनी। ठीक है, नील भी है इसमें, मसाले भी उसी में आते हैं। ठीक है, तिलहन उल्हन वाले जो उद्योग होते हैं, ये सब, इन सब के लिए कच्चा माल उपलब्ध होता है। ठीक है, तो अतः कृषि क्या है, भारतीयों की जीविका का महत्वपूर्ण साधन है और अत्यधिक रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारतीय कृषि। ठीक है, तो चलिए, अभी इतना हो गया। अब इस पे आते हैं थोड़ा सा। तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका है। 2011 की जनगणना के अनुसार 55% आबादी कृषि में आज भी संलग्न है। देश के सकल मूल्य संवर्धन में 16.4% का योगदान है।
भारतीय कृषि का, ठीक है। तो भारतीय कृषि का 16.4% योगदान है सकल मूल्य संवर्धन में, ठीक है। अब बात करें कि पहले कृषि विश्वविद्यालय की भारत में, तो 1960 में खोला गया था, पंतनगर उत्तराखंड में इस समय पड़ता है, और तत्कालीन उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। तत्कालीन उत्तर प्रदेश में पंतनगर है, वहाँ पे 1960 में स्थापित हुआ था पहला कृषि विश्वविद्यालय पूरे भारत का, ना कि उत्तर प्रदेश का, ठीक है। इस समय इसका नाम हो गया है उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था, बाद में इसका नाम बदल दिया गया, नाम रखा गया जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। ठीक है, बात करेंगे कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, और उत्तर प्रदेश में वहीं पे 9, 15 कृषि जलवायु क्षेत्र पूरे भारत में है, और उसमें से 9 जो हैं उत्तर प्रदेश में भी हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे है, ठीक है, संस्था है। ये क्या बताई कि भारत में 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश में भी उतने ही हैं, ठीक है। कृषि जलवायु क्षेत्र और कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र, पारिस्थितिक क्षेत्र जितना भारत में उतना यूपी में, ध्यान रखना 15 कृषि जलवायु क्षेत्र भारत में है, तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर भारतीय कृषि का इतिहास एक पुस्तक है, भारतीय कृषि का इतिहास, इसके लेखक हैं MS रंधावा, इनके बारे में आप जानते होंगे, MS रंधावा की बुक है, ये प्रश्न आ चुका है पहले भी, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। और प्रश्न तो ये भी आ चुके हैं, ये वाले भी प्रश्न आ चुके हैं पहले, ठीक है। चलिए खाद्य कृषि संगठन नाम है FAO, FAO खाद्य कृषि संगठन बताता है कि खाद्यान्न को अगर सुरक्षित भंडारण करना है तो उस समय सापेक्षिक आर्द्रता जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 14% की। तो FAO एक अनुमान देता है कि खाद्यान्न को सुरक्षित रखने की जो भंडारण का समय है, भंडारण के समय में उसकी सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए 14% तक की, ठीक है। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। फिर आगे है अंतर फसली खेती। अंतर फसली खेती का क्या मतलब है? एक ही साथ में एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना। अंतर फसली मतलब ऐसे हमने क्यारियां बनाई हैं, खेत है, इसमें गेहूं, इसमें सरसों, इसमें मटर, इसमें चना, ऐसे करके फिर यहाँ पे आलू बो दे, फिर यहाँ पे कुछ और बो दे, ऐसे ये अंतर फसली हो जाएगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं अंतर फसली। और मिश्रित कृषि किसको बोलते हैं? मिश्रित कृषि तब बोलते हैं जब कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी काम किया जाए, तो उसको बोलेंगे मिश्रित कृषि। ध्यान रखना कहीं मिश्रित कृषि कुछ और ना समझ जाए, ठीक है। तो कृषि के साथ पशुपालन का जब काम होता है तो उसको मिश्रित कृषि खेती बोलते हैं। और ठेकेदारी अनुबंध कृषि होती है एक। अनुबंध कृषि के बारे में सुने होंगे, पहले भी अनुबंध कृषि होती थी। कैसे होती थी अनुबंध कृषि? नीलहर लोगों से, नीलहर किसानों से होती थी। जैसे 3 कठिया प्रथा थी, 3/20 भाग में नील उगाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो वो भी अनुबंध टाइप का था कि कपास के लिए देखिए यहाँ पे जब महाराष्ट्र क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में जब कपास के लिए क्या हुआ कि उनको बोला गया कि आप उगाइए, हम आपको अग्रिम ऋण देंगे, ठीक है, हम आपको पैसा दे देंगे, आप उगाइए, फिर हम उसको ले जाएंगे अपने पास, ठीक है। ये अनुबंध कृषि है कि एक किसी बड़े आदमी के साथ या कंपनी के साथ एक अनुबंध हो जाता है। अनुबंध किसी एक किसान के साथ नहीं हो सकता, वो किसी गांव के साथ हो, या हो सकता है किसी बड़े क्षेत्र के साथ होगा, ठीक है। तो अनुबंध कृषि, तो अनुबंध कृषि में अग्रणी भूमिका निभाता है पंजाब, ध्यान रखना, ठीक है। अनुबंध कृषि में या ठेकेदारी कृषि में अग्रणी भूमिका कौन निभाता है? पंजाब। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो प्रमुख अन्न उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंशदान सबसे ज्यादा है, आज भी है, पहले भी था,
ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का योगदान देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में सबसे ज़्यादा आज भी है। और यहाँ की सबसे प्रमुख फसलें क्या हैं? गेहूं, गन्ना, आलू, धान। धान में तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है धान का पश्चिम बंगाल। लेकिन धान के तहत धान का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ये चीज़ ध्यान रखना। धान का क्षेत्र के हिसाब से अगर बोला जाए कि धान का क्षेत्र सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो आपको याद होना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं, भारतीय कृषि की विशेषता। भारतीय कृषि की विशेषता, तो विशेषता क्या हो सकती है भारतीय कृषि की? पता होनी चाहिए, आप लोगों को पता भी हो। तो प्रति व्यक्ति भूमि की निम्न उपलब्धता है। 0.29 हेक्टेयर जमीन लोगों के पास। प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो 0.29 हेक्टेयर एक विशेषता ये भी है भारतीय कृषि की, प्रति व्यक्ति भूमि की निम्न उपलब्धता। ये इसका रीजन क्या भाई? इसका रीजन है जनसंख्या बहुत ज्यादा हमारे यहाँ। कितनी है? 121, अब तो 130 उस करोड़ हो गई होगी, इसके भी ऊपर चले गए होंगे। लॉकडाउन तो बढ़ा, ठीक है, तो उससे और भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है। ठीक है ना, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता भी है। कैसी प्रधानता? जीविकोपार्जी रूप में है, जीविकोपार्जी स्तर पर है। ठीक है, इसके अलावा फिर प्रकृति पर अत्यधिक निर्भरता, जैसे मानसून पर निर्भर करती है खेती हमारी। मानसून का जुआ बोलते हैं हम भारतीय कृषि को। तो प्रकृति पर अत्यधिक निर्भरता है, मौसम का मनमानेपन का शिकार हो जाती है, कभी सूखा तो कभी बाढ़, ऐसा होता है। फिर उसके अलावा निम्न उत्पादन है। निम्न उत्पादन भी विशेषता है भारतीय कृषि की। ये क्यों? क्योंकि तकनीकी पिछड़ापन है। ठीक है, दूसरी चीज लोगों के पहुंच से बाहर भी है। भाई पैसा नहीं होता उनके पास तो कहाँ से लेंगे? बैल से खेती आज भी करते हैं लोग दूर दराज गाँव में। निम्न किस्म के उनके पास बीज हैं, कृषि की परंपरागत विधियां वही बताए, बैल, हल, वही सब यूज करते हैं लोग। ठीक है, मशीनीकरण का निम्न स्तर है, निम्न उत्पादन है। उसके अलावा फिर कृषि में मशीनीकरण का निम्न स्तर है, मतलब श्रम प्रधान कृषि है। हमने सबसे पहले श्रम प्रधान ही बता दिया था, तो श्रम प्रधान ये भी एक विशेषता है। क्यों? क्योंकि मशीनीकरण का निम्न स्तर है, यहाँ पे लोगों की पहुंच से बाहर है, भाई बहुत महंगा है। उसके अलावा फिर जीविकोपार्जी कृषि पर ज्यादा जोर देते हैं लोग। ये ऐसा क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग सोचते हैं इतना हो जाए कि खाने भर का हमारे पास रहे। ठीक है, खाना खर्चा इसी पे जो ज्यादा जोर देते हैं लोग। ठीक, फिर फसलों की बाहुल्यता। फसलों की बाहुल्यता भी, ठीक है ना, ये भी एक भारतीय कृषि की विशेषता। तो भारतीय कृषि की विशेषता को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। भारत में सबसे ज्यादा उर्वरक उपभोग करने वाले राज्य हैं। सबसे ज्यादा उर्वरक उपभोग करने वाले राज्य हैं, इसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा की बात हो रही है, ना कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा में उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश, पंजाब, उसके बाद कर्नाटक। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक, ये है उर्वरक उपभोग करने वाले राज्यों का अवरोही क्रम, घटते क्रम में है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रति हेक्टेयर किलोग्राम के हिसाब से बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि तेलंगाना सबसे आगे है। आंकड़ा नया है, पुराना नहीं है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर किलोग्राम के साथ बात करेंगे, तेलंगाना सबसे आगे जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश आएगा, फिर आएगा हरियाणा, फिर आएगा बिहार। बिहार उत्तर प्रदेश से आगे है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है, तो तेलंगाना, पंजाब, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और बिहार ये प्रति हेक्टेयर किलोग्राम के हिसाब से आगे हैं। लेकिन कुल में अगर बात करें तो सर्वाधिक उर्वरक उपभोग करने वालों में तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक। ठीक है, इतना ध्यान रखना।
ये प्रश्न आ चुका है, संतुलित उर्वरकों का उपयोग। ये बिहार बीपीएससी में भी आया हुआ, यूपी पीसीएस में भी आया और यूपीएससी में भी आ चुका प्रश्न, ठीक है। तो संतुलित उर्वरकों का जो उपयोग होता है वो क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्पादन को बढ़ाना है, खाद्य गुणवत्ता को बनाए रखना है, खाद्य गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए, फिर भूमि उत्पादकता भी बनाए रखने के लिए किया जाता है। संतुलित उर्वरकों का उपयोग इन तीनों कामों के लिए, उत्पादन तो बढ़ाना होता है, ठीक है, खाद्य की गुणवत्ता भी सही होती है, भूमि की उत्पादकता बनी रहती है, निम्नीकरण नहीं हो पाता, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, तो ये प्रश्न आ चुका है, इस पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। आगे है बीज ग्राम संकल्पना। ये क्या है? इसके बारे में सुने हो सकता है, ठीक है। तो बीज ग्राम संकल्पना क्या है कि एक समान विचारों वाले किसानों को सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG बोलते हैं ना, स्वयं सहायता समूह को, में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना। एक समान विचारों वाले जो किसान लोग हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में प्रशिक्षण प्रदान करना है एक साथ, जिससे कि वो क्या करेंगे, अपनी पसंद की फसलों के बीजों को उत्पादित करने के साथ काम कर सकें, बीजों को उत्पादित करने के साथ काम कर सकें, ऐसा उनको प्रशिक्षण देना स्वयं सहायता समूह में एक समान विचारों वाले किसानों को। ठीक, इतना समझ में आया? उसके आगे क्या होगा कि वो स्वयं की साथ में साथी किसान जो हैं उनकी बीजों की जरूरतों को उचित समय और सस्ती कीमत पर पूरा किया जा सके। ठीक है, प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस चीज का प्रशिक्षण? कि जो अपनी पसंद की फसलों की बीजों को उत्पादित करने के साथ वो एक साथ काम कर सकेंगे। इससे फायदा ये होगा कि वो स्वयं की मतलब खुद की और साथी किसानों को बीजों की जरूरतों को उचित समय तथा सस्ती कीमत पर उपलब्ध करा सकेंगे। ठीक है, इसलिए बीज ग्राम संकल्पना का यही उद्देश्य था। ठीक, अगला है, ये भी ध्यान रखना, ये भी प्रश्न है आया हुआ है। ठीक है, चलिए, एग मार्क है, पग मार्क नहीं, एग मार्क है। ठीक है, एक दिख रहा ना, एग ऐसे एग मार्क है ना। ठीक है, तो एग मार्क क्या है? एग मार्क कृषि उत्पाद ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग अधिनियम 1937 1937 मतलब अंग्रेजों का टाइम है, ठीक है, के अंतर्गत कृषि तथा संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। तो अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था इसे। तो क्या भारतीयों को के भारतीयों के लिए रखे थे कि अपने लिए? जाहिर सी बात है, उन्होंने जो कुछ किया वो सब अपने लिए किया था, हमारे लिए कुछ नहीं किए। वो बाद में मौका ही ऐसा है कि उनको छोड़ के भागना पड़ा, छोड़ के गए, नहीं तो ट्रेन थोड़ी ना सर पे ले जा सकते हो, है ना। तो एगमार्क जो लाए, कृषि उत्पाद ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है एगमार्क। ठीक है, इतना ध्यान रखना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है भाई? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सतत मिट्टी की उर्वरता को सुधारना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का लक्ष्य है कि सतत मिट्टी की उर्वरता को सुधारना है। कैसे? कार्ड ऐसे दिया जाएगा ना, कार्ड कैसे? मिट्टी की जांच होगी, परख होगी, उसको कितने जल की आवश्यकता है, कितने उर्वरक की आवश्यकता है, कौन सा बीज इसमें बो सकते हैं, कब इसमें कितनी नमी है, ये सब जानकारी। फिर उससे ये होगा कि अगर ये सब सारी जानकारी होगी तो उसमें संतुलित उर्वरक होगा, सिंचाई भी उसी हिसाब से होगी। ठीक है, बीज का भी उतना ही बीज भी डाला जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये। ठीक, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना पानी की बढ़ी हुई क्षमता और सिंचाई के लिए उपयोग में सुधार करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना का उद्देश्य पानी की बढ़ी हुई क्षमता और सिंचाई के लिए उपयोग में सुधार करना, इसका लक्ष्य है प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना का। ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है भाई? परंपरागत कृषि विकास योजना, देखिए
ये भी और ये भी। तो परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है कि जैविक खेती का समर्थन करना, किसानों की आय में वृद्धि करना। कब तक वृद्धि होनी चाहिए? दोगुनी वृद्धि करनी। 2000 कब तक? 22 तक। 2022 तक किसानों की आय में वृद्धि होनी है। इसका यह मतलब थोड़ी नहीं कि उनका उत्पादन डबल हो जाएगा, 1 कुंतल की जगह 2 कुंतल हो जाए, है ना। उसमें क्या होगा कि खर्चे कम होने चाहिए। सिंचाई का पानी इतना बर्बाद करते हैं, इतना सारा बिजली खर्च करते हैं, इतना उर्वरक डालते हैं, तो उन पे कंट्रोल करना है। ठीक है। जब उन पे कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिक क्या है कि उनका पैसा कम खर्च होगा, और जब पैसा कम खर्च होगा तो उनके जो जितना उत्पादन भी क्या होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा उनका। और जो उत्पादन बढ़ेंगे, जब जैविक उर्वरक, जैविक खेती का समर्थन किया जाएगा, तो आपको पता है कि जब रासायनिक उर्वरक उसमें नहीं डाले जाएंगे जैविक खेती में, तो वो जो अनाज उत्पादित होगा वो क्या होगा, बीमारी से मुक्त रहेगा। ठीक है। लोग बीमार नहीं होंगे तो हॉस्पिटल भी नहीं जाएंगे, तब वो भी पैसा बचेगा, है ना। तो इस तरीके से सरकार का ये लक्ष्य है। ठीक है। इसको आप कई और तरीके से ना सोचें तो अच्छा रहेगा। इस तरीके से सरकार का लक्ष्य है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो सरकार इस चीज़ पे बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को शुरू किया है। ठीक है। तो जैविक खेती का समर्थन करना है और किसानों की आय में वृद्धि करनी है। ठीक है। चलिए आगे है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। क्या है ये? केसीसी, है ना। केसीसी योजना है। तो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा इसका क्रियान्वयन होगा, ध्यान रखना है। सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा संचालित किया जाएगा। वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तो ध्यान रखना किसके द्वारा कार्य क्रियान्वित किया जाएगा, किसके द्वारा संचालित हो रहा है। ठीक है। वाणिज्यिक बैंक कौन? वाणिज्यिक बैंक आपके SBI, इलाहाबाद, ये सब आते हैं। ठीक है। बाकी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आप जानते हैं। तो ये सब है। ठीक। चलिए कुछ और देख लेते हैं एक्स्ट्रा। देखिए भारत में कृषि की के प्रकार की अगर हम बात करते हैं, भारत में कृषि के अगर प्रकार की हम बात करें, तो भारत का आकार कैसा, बहुत बड़ा है। बड़ा है, बड़े होने के साथ साथ भौगोलिक दशाओं में भी बहुत विविधता है यहाँ पे। ठीक है। सांस्कृतिक तकनीकी कारकों के परिणाम स्वरूप हमारे देश में अनेक प्रकार की कृषि पद्धतियों का विकास हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र में खेती कुछ और तरीके की हो रही है, तटीय एरिया में कुछ और तरीके की होगी, आंतरिक एरिया में कुछ और तरीके की होगी, ये रेगिस्तानी एरिया यहाँ पे थोड़ा और तरीका देखा जाएगा। ठीक है। फिर पठारी एरिया इधर पड़ जाता ना, ये सब पठारी एरिया है यहाँ पे, ये सब। तो यहाँ पे कुछ और, फिर ये आपका उपजाऊ मैदान है, जलोढ़ मृदा यहाँ पे है, तो यहाँ पे खेती का कुछ और तरीका होगा। ठीक है। जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही होगी वहाँ पे धान की 3 फसल ले रहे होंगे, जहाँ पे बारिश कम हो रही है वहाँ पे धान की एक ही फसल चल रही है। हो सकता है एक भी न चल रही, जैसे राजस्थान में, है ना। तो ये चीज़ें, तो इस तरीके से कृषि की बहुत सारी पद्धतियों का विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत का आकार भी बड़ा है, साथ में वो उनको वहाँ पे भौगोलिक दशाओं में भी बहुत सारी विविधता पाई जाती है, सांस्कृतिक तकनीकी कारक भी उसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे कई सारी कृषि पद्धतियों का विकास हुआ है। ठीक। चलिए देखते हैं कि आगे। देखिए हमने 20 कृषि पारिस्थितिक प्रदेश बताए थे। ठीक है। ये सब हमने आपको बताया था। तो इनके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये मिट्टी, जलवायु प्रकार, प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पे, ये तो आपको भी पता होगा। ठीक। अब भारत में अपनाई गई जो कृषि पद्धतियां हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि ये क्या है? आर्द्र कृषि जो है ये जलोढ़ मृदा वाले भागों में होगी। कहाँ? जलोढ़ मृदा वाले भाग में। ठीक है। जहां पे 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही होगी। जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र चाहिए आर्द्र कृषि के लिए, 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। और ये मिलेगा कहाँ पे? हिमालय का मध्य पूर्वी भाग, पश्चिम बंगाल, मालाबार वाला क्षेत्र, आसाम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में। ठीक है। तो नागालैंड, आसाम,
मालाबार, पश्चिम बंगाल और हिमालय का मध्य पूर्वी भाग, साथ में मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि साल में एक से ज़्यादा फसल होती है, साल में एक से अधिक फसल उगाते हैं ये लोग, कई सारी फसलें हो जाती है ना, जैसे धान की 3 फसल होती है। यहाँ की प्रमुख फसल कौन कौन सी हो सकती है? आर्द्र में चावल तो रहेगा भाई, पानी बहुत चाहिए होता तो पानी के लिए है ही है यहाँ। दूसरा चीज गन्ना है ना, अर्धसाली अर्धसाली फसल, अर्धसाली यहाँ नहीं हो जाती बहरहाल, वो तो महाराष्ट्र साइड में है। ठीक है, गन्ना है। उसके अलावा फिर है पटसन, पटसन है ना, गांव में पेटुआ बोलते हैं ना इसको, पटसन वही है। तो ये है चावल, गन्ना और पटसन आर्द्र कृषि की प्रमुख फसलें हैं। 200 सेंटीमीटर वर्षा, जलोढ़ कृषि, जलोढ़ मृदा, हिमालय के मध्य पूर्वी भाग, पश्चिम बंगाल, मालाबार, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में ये वाली खेती होती है। साल में एक से ज़्यादा फसलें बोई जाती हैं आर्द्र कृषि में। ठीक, एक प्रकार हो गया ये। कितने प्रकार हैं इसमें देख लेते हैं, 6-7 प्रकार हैं इसमें बहरहाल। दूसरा हम देखते हैं, दूसरी है शुष्क कृषि। शुष्क नाम ही है, तो इसमें क्या हो सकता है, कुछ कम रहेगा। ठीक है, क्या है कि वर्षा जो है होगी वो 80 सेंटीमीटर से कम रहेगी, 80 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए, वर्षा रहेगी वहाँ पे होगा ये 80 सेंटीमीटर वर्षा से कम, 80 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होगी शुष्क कृषि, और साल भर में एक ही फसल होगी, एक फसल। ठीक है, कम नमी वाली फसलों को उगाना होता है। ठीक है, कम नमी वाली फसलें उगाई जाएंगी यहाँ पे, ज्वार बाजरा टाइप की, हो सकता है गेहूं भी होगा उसमें, है ना। हाँ, फिर ज्वार बाजरा टाइप के फसलें होंगी इसमें शुष्क वाले में, और ये कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में शुष्क कृषि की जाती है। ठीक, अगला प्रकार है सिंचित कृषि। सिंचित से सिंचाई पर आधारित होगी। ठीक है, ये क्या है इस पे देखते हैं, कि वर्षा वाले क्षेत्र में होगी पहली बात तो, जहाँ पे वर्षा हो रही होगी। दूसरी चीज, भारत के सबसे अधिक भाग में विस्तृत है, सबसे ज्यादा विस्तृत मान के चलते हैं कि सबसे अधिक भाग में विस्तृत है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है भाई? सिंचाई के प्रमुख साधन है कुआं, नहर, तालाब, कुआं, नहर और तालाब। ठीक है, ये खेती कहाँ पे होती है? सिंचित कृषि पंजाब में होगी, उत्तर प्रदेश में भी होगी, यहाँ पे भी तो है नहर वहर, है ना। फिर हरियाणा में भी होगी, हरियाणा में। फिर उत्तरी पश्चिमी तमिलनाडु, नॉर्थ वेस्ट तमिलनाडु में। ठीक है, फिर प्रायद्वीपीय नदियों वाले भाग में, प्रायद्वीप जो नदियां हैं वहाँ पे भी, मतलब पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नॉर्थ वेस्ट तमिलनाडु और प्रायद्वीप वाले क्षेत्र में जो नदियों के डेल्टा क्षेत्र है उसमें होती है। ठीक है, यहाँ पे भी गेहूं है, चावल है और गन्ना है। आर्द्र से एक फसल कम है यहाँ पे, क्या यहाँ पे गेहूं है और वहाँ पे पटसन हुआ करता था। ठीक है, ये हो गई तीसरी प्रकार से सिंचित कृषि। अगली कृषि जीवन निर्वाह कृषि है। ठीक है, जीवन निर्वाह कृषि, इसको भी देखते हैं क्या है। ये स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, स्थानीय लोग जो होते हैं वो उनकी आवश्यकता की पूर्ति करेगी। ठीक, दूसरी स्थानांतरी हो सकती है, ये स्थानांतरी कृषि हो सकती है और स्थायी हो सकती है और साथ में गहन भी हो सकती है। ठीक है, जीवन निर्वाह वाली। ठीक है, यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज है कि जोतों का आकार इनका छोटा होगा, जोत का आकार छोटा होगा। फिर मानवीय श्रम यहाँ पे ज्यादा होंगे। ठीक है, तो वही इतना ध्यान रखना, मानवीय श्रम अधिक रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, इतना हुआ। अब बाकी बचे हैं जो, अभी उनको बाद में बताएंगे, पहले इतना और देखते हैं इधर।
क्या है ये? देखिए बोड़ा में, बोड़ा होता है ना, बोड़ा को लोबिया बोलते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, बोड़ा या फिर लोबिया। ये प्रश्न आ चुका है पहले। तो बोड़ा या फिर लोबिया में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर हम बात करें पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में संपन्न राज्य के बारे में, तो आपको याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, आज भी है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ठीक। हरित क्रांति हुई थी भारत में, तो हरित क्रांति का मतलब क्या था? हमें हरित क्रांति का मतलब था समेकित कीट प्रबंधन, पहली बात। दूसरी, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति। ठीक है। तीसरी चीज क्या थी? इसका मतलब यही था, समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ठीक है। तो हरित क्रांति का तात्पर्य है समेकित कीट प्रबंधन। स्टेटमेंट के रूप में ऐसे ही आ सकता है, 3 दे देगा, 3 हुई है, फिर 1 2 3 सही, कि 1 2 सही, 1 3 सही, 2 3 सही, ऐसे करके दे देगा, तो आपको सही होना करना पड़ेगा। ठीक। तो समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति, साथ में समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ठीक है ना। चलिए ये वाला देखिए, ये वाला प्रश्न आया हुआ था पीसीएस में, है ना। भूमध्य सागरीय प्रदेश खट्टे रसीले फलों के लिए प्रसिद्ध हैं, अतः यहाँ पर शराब उत्पादन का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। ऐसा आया था ना प्रश्न एक पीसीएस में। ठीक है। तो ये लाइन अगर आप पढ़े होते पहले तो आपको पता होता। हो सकता है आप सही किए हो, ना हो सकता है गलत तो किए होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करके ही आए हैं। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश खट्टे रसीले फल के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे क्या है, इसका इसका ये रीजन है कि यहाँ पे शराब उत्पादन का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। आपको पेरिस के बारे में पता, सुरा और सुंदरियों के लिए प्रसिद्ध है वो, है ना। शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ध्यान रखना। हो गया। चलिए अभी कृषि के कुछ प्रकार बचे हुए हैं। तो एक जीवन निर्वाह तक हमने देखा था, 4 हो गए थे। 5वां नंबर हम देखते फिर। 5वां नंबर है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि कौन सी है भाई? वाणिज्यिक कृषि का मतलब बाजार में बेचने के लिए फसलों का उत्पादन किया जाता है। बेचने के लिए का मतलब क्या है? उद्योगों को कच्चा माल देना है। ठीक है, जैसे कपास है, पटसन है, कपास है, जूट है, ये सब। ठीक है। तो बाजार में बेचने के लिए फसलों का उत्पादन करना होता है। अब जैसे हम गन्ने की बात करें, गन्ना क्या वाणिज्यिक फसल है ना। तो गन्ना यूपी में होता है, महाराष्ट्र में, है ना। उसके अलावा फिर कपास की हम बात कर लें, तो कपास महाराष्ट्र है, गुजरात है, उसके बाद पंजाब। ठीक है। फिर पटसन की बात करें तो पटसन तो पश्चिम बंगाल में मिलता है भाई, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, एक और देख लेते हैं, फिर चलेंगे हरित क्रांति भी आज खत्म करेंगे। ठीक है। फिर 6ठा नंबर है रोपड़ कृषि। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, रोपड़ का मतलब रोपाई करके जो होती है ना। कई बार ये प्रश्न हुआ है, जबकि हम बताए भी हैं, लेकिन फिर भी रोपड़ का मतलब रोपाई समझते थे। तो रोपड़ कृषि का मतलब है कि बड़े पैमाने पर फसल उगाना। बड़े पैमाने पर फसल उगाना क्या है? रोपड़ कृषि है। ठीक है, बड़े पैमाने पर फसल उगाना। ठीक है ना, इतना हुआ। यहाँ पे क्या होता है, बड़े आकार के जोत होते हैं, ये ध्यान रखना, बड़े आकार के जोत होते हैं यहाँ रोपड़ वाली कृषि में। तो धान की रोपाई वाला मत समझना। ठीक है, तो बड़े आकार के जोत होंगे। इसके अलावा रोपड़ में क्या होगा? आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग होगा। जाहिर सी बात है, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। जाहिर सी बात यह है कि भाई मशीनें जब चलती हैं तो क्या है कि उनके वो क्यारियों में चल नहीं सकती, छोटे छोटे खेतों में, है ना। तो उनके लिए बहुत बड़े बड़े फार्म चाहिए होते हैं। बड़े बड़े फार्म में क्या होता है, इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वही रोपड़ कृषि, यही बहुत बड़े पैमाने पर एक ही फसल उगाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़े में बो दिए गेहूँ, फिर बो दिए वो
सरसों फिर बो दिए मटर, फिर वैसे ऐसे नहीं होता। ठीक है, अब ये कहाँ होगा, ये क्या है, रोपड़ में कौन कौन से आएंगे, चाय के बागान की हम बात करें तो रोपड़ है, चाय बागान रोपड़ कृषि है। ठीक है, अब इसमें अत्यधिक वैज्ञानिक वाणिज्यिक स्तर पर, अत्यधिक वैज्ञानिक वाणिज्यिक स्तर पर होता है, इसमें आते हैं चाय, कहवा, नारियल, रबर की खेती टाइप का। ठीक है, चाय, कहवा, नारियल, रबर की खेती जो होती है, ये सब क्या है, रोपड़ कृषि के उदाहरण है। ठीक है, अगली कृषि सातवीं नंबर कृषि क्या है हमारे यहाँ, स्थानांतरित कृषि, काटो और जलाओ भी बोलते हैं इसको, है ना, काटो और जलाओ तो बोलते ही हैं, लेकिन भारत में इनके भी स्थानीय नाम हैं, कहीं पे कुमारी तो कहीं पे पोडा, कहीं पे कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना, तो कई सारे नाम हैं इनके, ध्यान रखना, और कहीं पे झूम कृषि भी बोलते हैं इसको। तो स्थानांतरित कृषि में क्या करते हैं, वन भूभाग को साफ करके उस पर फसल उगाते हैं। ठीक है, वन भूभाग को साफ कर देते हैं, फिर उसके बाद वहां पे फसल उगाने लगते हैं। वन भूभाग को साफ करके स्थानांतरित कृषि में फसल को उगाते हैं। और ये कहाँ पे, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में, मेघालय, मणिपुर, फिर त्रिपुरा में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इनके स्थानीय नाम है, यहाँ पे इनके स्थानीय नाम के बारे में नहीं दिया गया है, वो हम आपको बताएंगे बाद में। ठीक है, तो ये हो गई स्थानांतरित कृषि। अभी तो पहाड़ पर वाली कृषि तो बची है, क्या नाम है उसका, सीढ़ीदार खेती, है ना, ये है 8वां नंबर हमारा। आप भी सोचेंगे कितनी कृषि पढ़ा दे रहा है, इतनी तो कृषि आप जानेंगे भी नहीं, है ना। तो सीढ़ीदार कृषि कहाँ है भाई, सीढ़ीदार कहाँ पे होगी, हिमालय वाले क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र है या प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, पहाड़ी ढाल पर ही होगी सीढ़ीदार खेती, वो चाहे हिमालय का एरिया हो, चाहे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका प्रायद्वीपीय पहाड़ी वाला ढाल हो। ठीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, सीढ़ीदार खेती क्या करती है कि मिट्टी और जल को संरक्षित करने की क्षमता होती है इसमें, सीढ़ीदार खेती में मिट्टी जल को संरक्षित करने की क्षमता होती है। ऐसे बनाते हैं, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये ढाल है ना पहाड़ों का, इसी पे ऐसे बनाते रहते हैं, ऐसे, यहाँ से पानी गिरा इस पे आएगा, इस पे गिरा यहाँ जाएगा, यहाँ से गिरा यहाँ नीचे, नीचे ऐसे होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा श्रम की ज़रूरत होती है ना, तो इसमें कठोर श्रम की ज़रूरत होती, किसमें, सीढ़ीदार खेती में कठोर श्रम चाहिए होता है इसमें। साथ में एक चीज़ ये भी बता दें कि उत्तर पूर्वी राज्यों में ज़्यादातर होता है। ठीक, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे ज़्यादा होता है सीढ़ीदार खेती। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा हम देखेंगे किसके बारे में, अभी अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर हम और बाकी अभी बची है कुछ कृषि के प्रकार बचे हुए हैं, कुछ और हैं, उसको हम बाद में बताएंगे। पहले हम पढ़ते हैं हरित क्रांति के बारे में, थोड़ा सा है बस, 10 मिनट लगेगा इसमें। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको बोला जाता है भाई, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, NE बोरलॉग। ठीक है, बोरलॉग को कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं, ये भी पता होना चाहिए कि उनको नोबेल भी मिला हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम भी दिया गया है, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल मिला है, साथ में 2006 में भारत को पद्म विभूषण भी दिया गया है इनको। ठीक है, किसको, नॉर्मन E बोरलॉग को। ठीक है, अब भारत में अगर हम बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन है। ठीक है, तो हरित क्रांति का मतलब क्या था, हरित क्रांति भारत में जो शुरू हुई है वो हुई है उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम की शुरुआत, USA आधारित रॉकफेलर नाम है उसका, ध्यान रखना, रॉकफेलर लिखा होगा, रॉकफेलर फाउंडेशन है। ठीक है, इससे इसकी शुरुआत हुई। ठीक,
अब देखिए, अच्छा, एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति का मतलब क्या था, वहां तो तात्पर्य बताया हमने। ये देखिए कि इसके तहत उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग, उर्वरकों का अधिक प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं के विकास पर बल, ये था हरित क्रांति के घटक। ये थे तीन घटक हैं ये, और वो थे तो उनका तात्पर्य था। हरित क्रांति का तात्पर्य और घटक दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो घटक ये तीन हैं और तात्पर्य वो तीन रहे, ठीक, जो हम पहले बता चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में, ठीक है। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग का जो कार्यक्रम हुआ वो यूएसए का रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हरित क्रांति क्या है, इसकी अभी विशेषताएं भी हैं। तो पहले हम देखें इसके चरण हैं। इसके तीन चरण हुए, एक, दो और तीसरा। पहला 66 से 81 तक, 1966 टू 1981, 1966 से 1981 तक चला है। ये हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चला, प्रथम चरण। दूसरा चरण 81 से 95 तक चलाया गया, और तीसरे चरण की बात करें तो 95 से चल रहा है। ये पूरे भारत में विस्तृत है, ध्यान रखना है। तीसरे को लेके आता है स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न भी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है हमें। हरित क्रांति का उत्पादन और उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ अगर देखा जाए तो गेहूं को हुआ था, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं हरित क्रांति की विशेषता क्या रही है ना। हरित क्रांति की विशेषता इसमें नहीं दी गई है, ठीक है, विशेषता भी जानना जरूरी है। तो विशेषता ये रही है हरित क्रांति की, क्या विशेषता भाई, विशेषता है कि अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग। अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग एक विशेषता हो गई। कौन सा, मैक्सिको, फिलीपीन, ठीक है। इनका उत्पादन कहाँ, ये गोदावरी कावेरी डेल्टा में चावल का उत्पादन क्या हुआ, विशेषता रही कि अधिक उपज वाले बीजों का उपयोग किया गया। तो इसका फायदा क्या हुआ, दिखा है कि गोदावरी कावेरी डेल्टा में चावल का उत्पादन सीधे 2 गुना हो गया, ठीक है। एक विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है रासायनिक खादों का उपयोग। रासायनिक खादों का उपयोग, लेकिन इसका कुप्रभाव भी हुआ। फायदा तो ये हुआ कि 2 गुना चावल ज्यादा हुआ, 2 गुना चावल उत्पादन हुआ है, लेकिन नुकसान भी हुआ अगर रासायनिक खादों के उपयोग से, कि भूमि का जो बंजरपन और अनुत्पादक होना, एक कुप्रभाव भी रहा है रासायनिक खादों के उपयोग का, ठीक है। फिर तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा है कि शीघ्र पकने वाली फसलें। शीघ्र पकने वाली अगर फसलें होंगी तो उनको सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ेगी, ठीक है, ये भी चीजें हैं। फिर सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई, क्योंकि सिंचाई भी चाहिए, खेत में पानी नहीं पहुंचेगा तो फसल कहाँ से होगी, है ना। फिर खेती की मशीनों का उपयोग हुआ, तकनीकीकरण किया गया, है ना। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया गया। हरित क्रांति की विशेषता में ये भी शामिल है आपके। फिर बहुफसली कृषि, बताया था हमने, बहुफसली कृषि, है ना। फिर कीटनाशी फफूंदनाशी दवाओं का उपयोग, अब इसका भी नुकसान है। कीटनाशी फफूंदनाशी का उपयोग जो हुआ है, इसका नुकसान भी तो है। कई किसान आप न्यूज में सुनते होंगे कि कहीं पर दवा छिड़कते हुए उसकी मृत्यु हुई किसी की, ऐसा कुछ होता रहता है ना, ये सब सुनते हैं। हालांकि सीमित क्षेत्र तक ही प्रभावित रही है, पहुंची है, लेकिन क्या हुआ कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन इसका फायदा हुआ है, ठीक है। हरित क्रांति में अब आते हैं हम यहाँ पे, यहाँ से ये हमारी विशेषता हुई हो गई हरित क्रांति की, ठीक है। तो यहाँ देखिए हरित क्रांति में मुख्य पादप क्या रहा है, मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं, जिसे बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। कहाँ से, मैक्सिको में है अंतरराष्ट्रीय मक्का गेहूं संवर्धन केंद्र, ध्यान ये भी रखना है, वो किसका था, बोरलॉग का। वहां से मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं मंगाया गया था, ठीक है। मुख्य पादप यही रहा हरित क्रांति का, ठीक है, ये चीज हुई। अच्छा,
नई राष्ट्रीय कृषि नीति लाई गई 2000 सन 2000 में 20 जुलाई 2000 को नई राष्ट्रीय कृषि नीति लाई गई। जुलाई में लाई गई है तो ध्यान ये भी रखना ये खरीफ फसल बोई जाती है इस समय, है ना, जुलाई में खरीफ फसल की बुआई होती है ना, तो शुरुआत यहीं होती है खरीफ फसल की यहीं से। तो ये भी ध्यान रखना, हो सकता है वहाँ पे खरीफ फसल 2000 दे दिया गया हो, सन 2000, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए नई राष्ट्रीय कृषि नीति जो 2000 में चालू हुई है वो कब चालू की गई, खरीफ में, रबी में, जायद में, कब, तो खरीफ में चालू हुई है। ठीक है, जुलाई, अगर 20 जुलाई नहीं दिया तो आपको पता होना चाहिए खरीफ में चालू हुई है। ठीक, तो इस समय इंद्रधनुषी क्रांति की शुरुआत हुई। इंद्रधनुषी क्रांति मतलब इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, तो क्रांति भी ऐसी होगी कुछ। तो इंद्रधनुषी क्रांति स्टार्ट हुई है। तो इंद्रधनुषी क्रांति क्या है भाई? हरित क्रांति सबसे पहले खाद्यान्न उत्पादन के लिए रही। सुनहरी क्रांति है, नाम है फल सब्जी उत्पादन के लिए उद्यान कृषि। उद्यान कृषि फल सब्जी उत्पादन के लिए सुनहरी क्रांति। ठीक, श्वेत क्रांति आपको पता है दुग्ध उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति किसके लिए? उर्वरक गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए। ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य पालन। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन के लिए। काली क्रांति बोलते हैं पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। ठीक है, गोल क्रांति क्या है? आलू उत्पादन। पीली क्रांति है तिलहन। साथ में गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति मांस भी आएगा, झींगा मछली का उत्पादन आएगा, प्याज का भी उत्पादन आएगा, इसके लिए चालू की गई गुलाबी क्रांति। ठीक है, चलिए आगे है। भारत में सबसे पहले जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी, हमने बताया था 1960 में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया, भारत का पहला, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। बाद में नाम बदल दिया गया, नाम रखा गया जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, पंतनगर उत्तराखंड में इस समय है। ठीक है, यहाँ पे जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। टिलेज पद्धति के अनुसार क्या होता है? बिना जुताई किए कई साल तक खेती की जा सकती है। तो जीरो टिल बीज का मतलब है कि जुताई नहीं करनी है, सिर्फ बीज डाल दो बस। कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाए कि बीज डाल दो, जुताई नहीं करनी वहाँ पे। ठीक है, तो ये शुरुआत की है जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर ने। ठीक है ना, चलिए अभी कृषि बची थी ना, कृषि के प्रकार बचे थे, उनको देख लेते हैं क्या है। एक है 8 बताए थे, 9वें नंबर कृषि। 9वें नंबर की कृषि का क्या नाम भाई? 9वें नंबर कृषि का नाम है गहन एवं विस्तृत कृषि। गहन एवं विस्तृत कृषि ये क्या है? ये छोटे छोटे भूभागों पर अधिकतम मानव श्रम के द्वारा किया जाता है। 1 नंबर कि छोटे छोटे भूभागों पर अधिकतम मानव श्रम के द्वारा ये वाली कृषि की जाए। कौन सी? गहन एवं विस्तृत कृषि। ठीक है, घनी जनसंख्या वाले भूभाग में होगी ये वाली कृषि। गंगा के पूर्वी मैदान में होगी ये कृषि। ठीक है, तो गंगा का पूर्वी मैदान, पश्चिमी मैदान, मध्य मैदान, पूर्वी मैदान। ठीक है, तो मध्य वाला मैदान उत्तर प्रदेश बिहार वाला एरिया ऐसे आता ना, पंजाब का भी, पंजाब तो नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार वाला, तो पूर्वी मैदान वही बंगाल का आएगा। ठीक है, तो पूर्वी मैदान में ये वाली गहन खेती हो रही। विस्तृत कृषि की हम बात करें, अगर विस्तृत इसकी इसकी जब बात करेंगे तो ये पूंजी प्रधान कृषि है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं। विस्तृत कृषि बड़ी बड़े फार्म होते हैं, उसमें सीमित वर्षा वाले क्षेत्र में चलती है ये वाली कृषि। और इसकी अगर हम बात करें तो ये हिमालय के कम घने आबाद क्षेत्रों में होती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में होती है। पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है यहाँ पे। ठीक है, तो पूंजी प्रधान कृषि है ये। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में हिमालय के कम घने आबाद वाले क्षेत्रों में ये विस्तृत प्रकार की कृषि होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। थोड़ा सा युग्म पैदावार, अंतर फसली हमने बताया था, मिश्रित भी हमने बता ही दिया था। ठीक है, ठेकेदारी कृषि ये सब आपको पता है। युग्म पैदावार एक होता है, तो युग्म पैदावार क्या है भाई?
युग्म पैदावारिक, ये भी फैक्ट है, युग्म पैदावार कृषि की, इसको ये क्या है, जुड़वा है ना, जुड़वा युग्म मतलब जोड़ा होता है। तो युग्म है दो या दो से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक फसल वर्ष में उगाना, दो या फिर इससे अधिक फसल है, इसका उत्पादन दो या दो से अधिक फसल क्या है, इसका उत्पादन एक ही भूमि होगी, भूमि तो एक ही रहेगी, है ना। एक फसल वर्ष, एक फसल वर्ष क्या है, खरीफ हो या रबी या फिर जायद, कोई भी फसल वर्ष होगा, है ना। तो वो होती है युग्म पैदावार। जैसे गेहूं के साथ सरसों बो दूं, चना के साथ सरसों बो दूं, मटर के साथ सरसों बो दूं, है ना, तो ये युग्म पैदावार है, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये युग्म हो गया, ठीक है। चलिए, तो दो या अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाई जाती है, उसको बोलते हैं युग्म पैदावार, ठीक है। अब देखिए अंतर फसली में क्या अंतर है। अंतर फसली वाली कृषि में अंतर ये था कि उस समय एक साथ एक ही भूमि पर दो या अधिक फसल उगाना, ठीक है, एक साथ एक ही भूमि पर दो या अधिक फसल उगाना, अंतर फसली, इस तरीके से बताए थे ना, इसमें कुछ ऐसे ही बोल। फिर मिश्रित कृषि हमने बताया था, मिश्रित कृषि में क्या अंतर है कि फसल तो होगी ठीक है, पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये आज का चैप्टर है, आज का वीडियो, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और एक बार में अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको दो बार भी देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम जाएगा, ऐसा भी नहीं कि आपके पास समय कम है, समय है, हमें भी पता है, सिर्फ आप समय इधर उधर ना गंवा के आप फोकस रखिए, तो अच्छे से याद हो जाएगा कुल मिला के आपको, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और जो प्रश्न पूछे हैं बबली प्रोजेक्ट उसके बारे में हमको बताना है ज़रूर, ठीक है। आज हम शुरू में ही पूछ लिए तो हो सकता है कुछ लोग बता देंगे, क्योंकि शुरुआत ही देखते हैं, अंत तक नहीं देख पाते वो लोग, टाइम ही नहीं रहता है ना, बहुत बिजी शेड्यूल है सबका। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, लगी होगी अच्छी, तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, ठीक है। अगली वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छे से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और पेपर ऊपर देते रहिए, ध्यान से पेपर दीजिए। उम्मीद यही रखते हैं कि पेपर में प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मैटर कहीं से भी लाइए, लेकिन प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि आप कट ऑफ जाएगी 85 तो आप ले करके आए 70, है ना। तो इसलिए ये वाली समस्या होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ को। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं, अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।